कोई कश्मीरी मुसलमान मजदूर वहां काम कर रहा है और उसको रोका जा रहा है, उसको जो है बड़ा जलील किया गया है कि भाई तुम्हारा तो यहाँ पर प्रवेश बंद है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने उस मजदूर के साथ इस प्रकार से धार्मिक आधार पर और इतनी संकीर्णता के साथ उसका अपमान किया। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर जा रहा है और वो जो है रूलिंग पार्टी का झंडा लेकर जा रहा है, वो स्थानीय दुकानदार उसको माँ बहन की गाली दे रहा है, उसको वहां धमकाया जा रहा है, वहां पुलिस से उसको पिटवाया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ हो नहीं रहा है। फिर आपको टोकन दिए जाएंगे, अब बाकायदा 1 by 1 आप जो है आराम से दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ को लेकर बात थी, वो ध्वस्त होता तब दिखाई दिया जब हमने देखा कि जो रेलिंग लगाई गई उसको तोड़कर लोग ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर चढ़कर जा रहे हैं कि ऊपर दूसरा तीसरा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो जा रहे हैं और उनका 1 मिनट के अंदर दर्शन करवाए जा रहे हैं। फिर वो वीआईपी परंपरा जिसके लिए मना किया गया था भैया कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, तो जिस अंदाज में वहां से ये सब अव्यवस्था फैल रही है, और जो यात्रा में जो लोग आने वाले हैं वो छुट्टी का आनंद लेने ज्यादा आ रहे हैं, वो तीर्थ यात्री की बजाय पर्यटक के रूप में हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथ में फोन है, सब रील बना रहे हैं, वीडियो शूट किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका आस्था में और भगवान में कहीं कोई विश्वास नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए या इन सब चीजों के लिए आ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए बेहद खराब है। नमस्कार, पहला नगरियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं, बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, गंगोत्री यमुनोत्री में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत से ही तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। वो सवाल वायरल वीडियोस को लेकर थे, लोगों की परेशानी को लेकर थे, असुविधा को लेकर थे, मिसमैनेजमेंट कहा जा रहा था। लोग ये कहने लगे कैमरे के जरिए कि भाई यहां मत आना, यहां मत आना। ऐसा क्या पहली मर्तबा हो रहा है? ऐसे पहले दूसरी तरफ ये कि जब ऐसी वीडियोस वायरल हुई, सवाल उठने लगे, उठाने वाले उठाने लगे, तो सख्त एक्शन की बात आई। कह दिया गया कि ये भ्रामक खबरें फैलाने का एक एजेंडा चल रहा है। अभी एजेंडा कौन चला रहा है, किसके इशारे पर चल रहा है, कौन लोग हैं जो 4 धाम यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है ना। या फिर अपनी मिसमैनेजमेंट वाली थ्योरी को बदलने के लिए ये एफआईआर वाली कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 धाम यात्रा पहली बार तो हो नहीं रही। क्यों 4 धाम यात्रा की परिभाषा आज बदल रही है, मायने बदल गए, आज वैसी 4 धाम यात्रा नहीं दिखती जैसी हुआ करती थी। मेरे साथ एक खास मेहमान इस वक्त मौजूद है, उनसे सवाल जवाब करेंगे और बेहतर तरीके से वो आपको हर वायरल वीडियो और उस परिस्थिति के बारे में बता पाएंगे, ये उम्मीद करता हूं। उनको आपके सामने ला रहा हूं, गजेंद्र रावत, स्वतंत्र पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, बड़े भाई हमारे। स्वागत है आपका गजेंद्र भाई, बहुत 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 शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक अलग सा शोर है 4 धाम यात्रा को लेकर। शुरुआत के 2-4 दिन ही बीते हैं और इन्हीं 2-4 दिनों में हमने बहुत कुछ देख लिया, ऐसा लग रहा है। लठ भी चल रहे हैं, कई तस्वीरें ऐसी आई। जब शुरुआत हुई थी तो कह दिया गया कि हेली सेवा की पोल खुल गई, कई लोगों को बैरंग लौटने के लिए कह दिया गया, कैंसिल कर दिया गया उनका टिकट। ये सब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी देवभूमि और हमारी 4 धाम यात्रा की छवि को धूमिल करना और खराब करने वाली स्थिति है। अब कर कौन रहा है, कैसे सिस्टम कर रहा है, या फिर जो लोग आ रहे हैं वो, आपको क्या दिखता है? आज उत्तराखंड के एक जो बॉलीवुड में हमारे कलाकार है हेमंत पांडे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो 4 धाम यात्रा में टिकटों की कालाबाजारी वो चरम पर चल रही है। और उन्होंने कहा कि जब इसका पोर्टल स्टार्ट हुआ था टिकट ऑनलाइन बिकने का, तो 1 मिनट के अंदर सारे के सारे टिकट बिके हुए दिखाई दिए। मतलब 4 बजे स्टार्ट हुआ, 4:01 में सारे टिकट बिक चुके हैं। उन्होंने कहा आखिरकार ऐसा कौन सा तंत्र है जिसने 1 मिनट के अंदर सारे के सारे टिकट बुक कर लिए। तो वो जो व्यक्ति है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उत्तराखंड में उनको बड़ा मान सम्मान प्यार दिया जाता है, बॉलीवुड में वो काम करते हैं और तमाम हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। यहाँ उत्तराखंड के तमाम इशू को प्रमोशन वो करते हैं। वो इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उनके आरोप लगाने के बाद निश्चित रूप से जो हजारों लाखों लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके पास भी गलत मैसेज गया होगा कि भाई आखिरकार हेमंत पांडे को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसी नौबत इस प्रदेश में क्यों आई। दूसरा वीडियो हमने तब देखा कि भाई कोई कश्मीरी मुसलमान मजदूर वहां काम कर रहा है और उसको रोका जा रहा है, उसको जो है बड़ा जलील किया गया है कि भाई तुम्हारा तो यहाँ पर प्रवेश बंद है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने
उस मजदूर के साथ इस प्रकार से धार्मिक आधार पर और इतनी संकीर्णता के साथ उसका अपमान किया। तीसरा आपने देखा कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर जा रहा है और वो जो है रूलिंग पार्टी का झंडा लेकर जा रहा है। वो स्थानीय दुकानदार उसको मां बहन की गाली दे रहा है, उसको वहां धमकाया जा रहा है, वहां पुलिस से उसको पिटवाया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा घटनाक्रम ये कि जो एक सिस्टम बनाया गया था कि भाई आपको टोकन दिए जाएंगे, अब बाकायदा 1 बाय 1 आप जो है आराम से दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ को लेकर बात थी, वो ध्वस्त होता तब दिखाई दिया जब हमने देखा कि जो रेलिंग लगाई गई उसको तोड़कर लोग ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर चढ़कर जा रहे हैं कि ऊपर दूसरा तीसरा है। इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं जो 12-12 घंटे लाइन पर लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो जा रहे हैं और उनका 1 मिनट के अंदर दर्शन करवाए जा रहे हैं। फिर वो वीआईपी परंपरा जिसके लिए मना किया गया था भैया कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, तो जिस अंदाज में वहां से ये सब अव्यवस्था फैल रही है, मेरा मानना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। और जब हम किसी मंदिर में किसी इतने बड़े पावन स्थल के दर्शन करने जाते हैं तो हमें वहां ऐसी अफड़ा तफड़ी दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा खराब सिस्टम अब ये हो गया है कि जो यात्रा में जो लोग आने वाले हैं वो छुट्टी का आनंद लेने ज्यादा आ रहे हैं, वो तीर्थ यात्री की बजाय पर्यटक के रूप में हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथ में फोन है, सब रील बना रहे हैं, वीडियो शूट किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका आस्था में और भगवान में कहीं कोई विश्वास नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए या इन सब चीजों के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए बेहद खराब है। ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, ये चूंकि ये यात्रा ये सामान्य यात्रा नहीं है, ये इस प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा भी विषय है। यात्रा चलती है तो हमारे हजारों लाखों जो लोग हैं जो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 6 महीने जब कपाट खुले रहेंगे तो उनका साल भर का खर्चा चलेगा, घर का साल भर बच्चे की फीस जाएगी, किसी की बेटी की शादी का कर्जा उतरेगा, किसी के मकान का उधार हो रखा वो दिया जाएगा, कोई अपने घर में राशन भरेगा, कोई जो है अपने जो है आने वाले कल के लिए कुछ संजोकर रखने की काम करेगा। तो चूंकि हम सीधे किसी को रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए जो स्वरोजगार के हमारे साधन है, सरकार को चाहिए कि इन मसलों को लेकर बहुत स्ट्रिक्टली इस पे काम किया जाना चाहिए। और दूसरा एक बात और भी है, जो वीवीआईपी मूवमेंट है उसको निश्चित रूप से शुरू के 2 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि जून के आसपास 15 जून के आसपास मानसून आ जाएगा तो वो यात्रा अपने आप में जो है उसका जो प्रवाह है धीमा होना शुरू हो जाएगा। उस दौर तक जो है लोगों को वेट करना चाहिए जो वीआईपी लोग हैं। फिलहाल उन्हें घर में रुकना चाहिए ताकि इस प्रदेश में जो बाबा केदार के दर्शन के लिए, बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जो दर्शन के लिए सामान्य लोग आ रहे हैं वो मतलब आराम से दर्शन कर सके और इस प्रदेश की जो रोजी रोटी वो भी चल पाए। वीडियोस को प्रशासन ने भ्रामक बता दिया। जो लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे थे उन वीडियोस को भ्रामक बताकर कई लोगों पर एफआईआर की बात भी सामने आ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? और शुरुआत में जो हेली सेवा चरमराई, ये कह दिया गया वीआईपी मूवमेंट को लेकर आप अभी नहीं जा सकते, आपकी कैंसिल हो गई टिकट, आपको रिफंड दिया जाएगा, उसका टैक्स काटा जाएगा। लोग ये कहते दिखाई दिए कि हम लाखों रुपए खर्च करके यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ से आगे हमें जाने से रोक दिया गया। तो इसका भी मैसेज तो खराब ही जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। हमारा मानना है कि अगर कोई मतलब वीडियोस के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं तो उस मुकदमे करने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई यात्री 10 से 12 घंटे तक उतनी लंबी लाइन में केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जगह जगह खड़ा है, और चूंकि केदारनाथ में इतने सारे लोगों को रुकने का भी इंतजाम नहीं है, पहले दिन ही वहां जब 30,000 लोग पहुंच गए थे, अब 30,000 लोगों को आप एक दिन में वहां रुकवा नहीं सकते। तो निश्चित रूप से आपको यह एश्योर करना पड़ेगा कि वहां पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है बाबा केदार के दर्शन कर पाए। लेकिन अब फिर व्यवस्था क्या बिगड़ गई, उन्होंने कहा साहब अभी तो वीआईपी लोग अंदर आ रखे हैं इसलिए सारा कुछ रोक दिया गया और कई घंटे तक लोगों को बिठा दिया गया। अब वो वहां वीडियो बना रहे हैं, आप उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, तो मुकदमा करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहां की जो व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। वहां जो डीएम बिठाए गए हैं उन डीएम की जिम्मेदारी है, वहां पुलिस कप्तान है, जो मंदिर समिति है जो कहती है कि भाई दूसरे धर्म के लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, जो तमाम तरह के बातों को लेकर जाने जाते हैं, जो कह रहे हैं और सरेआम कह रहे हैं, उन लोगों को इस बात कर जो है फोकस करना चाहिए कि ये जो व्यवस्था है बने। यात्री नहीं आएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की आर्थिकी की कमर टूट जाएगी। ये प्रदेश तो तीर्थाटन और पर्यटन के ऊपर ही आधारित है, हमारे पास कोई बहुत ठोस रोजगार के साधन नहीं है। तो अगर आप उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मुकदमों के होने से, मुकदमे करने से
ये इसलिए भी कुछ भला नहीं होने वाला, मैं भी कह रहा हूं कि जिन लोगों ने उस कश्मीरी जो व्यक्ति मजदूर था उसको धमकाया, उसको सार्वजनिक तौर पर जलील किया, ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं हो जो अपने बेटे के हाथ में जो है पार्टी का झंडा लेकर वहां नारे लगवा रहा है? क्या नारे लगाने के लिए बाबा का धाम है क्या? ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर हम इनको दुरुस्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड की जो छवि है वो खराब होगी। और जो पहला वाला पहलू आप कहते हैं हेली सर्विस वाला जो विषय है, तमाम चीजें हैं, ये हेली सर्विस को लेकर पहले दिन से ही इस प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर जो है टिकटों की भारी मात्रा में कालाबाजारी होती है। और उस कालाबाजारी पर आज जो इस प्रदेश के जो अभिनेता हेमंत पांडे हैं उन्होंने उस पर मोहर लगाई है। और मेरा मानना है कि अगर हेमंत पांडे की बात गलत है तो उत्तराखंड के डीजीपी को, उत्तराखंड के मुख्य सचिव को, उत्तराखंड के जो यहाँ जो बीकेटीसी है, यहाँ का जो गृह विभाग है, उनको तत्काल हेमंत पांडे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर बताना चाहिए कि हेमंत पांडे के आरोप गलत है। और अगर उनके आरोप सही है तो निश्चित रूप से ये सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। अच्छा, एक वीडियो मैंने अभी और देखा था, उस वीडियो पर चर्चा करनी जरूरी है और आप बेहतर बता पाएंगे। जो मजदूर और स्थानीय लोग जो वहां पर काम करते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, उन प्रोजेक्ट का हिस्सा बने लोग वहां रहते हैं, उनके अपने अस्थायी मकान वहां पर हैं जो उन्होंने रहने के लिए बनाए हैं। बीच में एक वीडियो मैंने देखा कि कुछ लोग थे, उनके साथ कुछ स्थानीय लोग थे, उनको ये कहकर प्रशासन उनके घर को तोड़ रहा है या वहां से हटा रहा है कि आपको खतरा है, आपदा के नजरिए से आप संवेदनशील इलाका है, इसलिए आपको यहाँ से हटा रहे हैं। वो लोग भी चिंता में हैं। क्या वो आपके संज्ञान में वो खबर है? और अगर है तो फिर ये स्थिति को कैसे सुधारा जाएगा? ये भी एक वीडियो के जरिए समस्या सामने आई है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं वहां पर लोग, सैकड़ों की संख्या। मैंने तो ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, लेकिन मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ जानता हूं और कह सकता हूं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उस काम के लिए, मतलब जब हमने 2013 की जो भीषण त्रासदी थी, उस त्रासदी के बाद जब वहां पुनर्निर्माण के काम के लिए शुरुआती दौर में एनआईएम को वहां लगाया गया था, कर्नल अजय कोठियाल को वहां डिप्यूट किया गया था, तो कर्नल अजय कोठियाल ने वहां पर भारी मात्रा में कश्मीर से मजदूरों को लेकर आए, वो नेपाल से लेकर आए, वो तमाम जगहों से लेकर आए जो उन विषम परिस्थितियों में वहां पर काम कर सकते थे, और वो काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जहां जहां पर हो वो सब लोग काम कर रहे हैं। और अब चूंकि आप अगर उसको अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाह रही होगी सरकार या टेम्पल कमेटी कि भाई वो इस प्रकार की बातें फैलाएंगे, इसके ध्रुवीकरण की बात आएगी, चुनाव में फायदा होगा, ये फायदा आपको चंद दिन हो सकता है, लेकिन फाइनली वो जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं जो कहते हैं कि गैर हिंदू यहां नहीं आने चाहिए, उनको अपने घर के बाहर बोर्ड लगाना चाहिए कि भाई इस मकान को बनाने के लिए कोई दूसरे धर्म का मजदूर नहीं आएगा, वो किसी दूसरे धर्म के मजदूर का गैस सिलेंडर नहीं लेंगे, दूसरे धर्म के लोगों से जो आने वाली गैस पाइपलाइन है उससे गैस नहीं लेंगे, डीजल नहीं लेंगे, पेट्रोल नहीं लेंगे, जो वो निर्माण कार्य में लगे वो सब नहीं लेंगे, और जो मकान उन्होंने बनाया है उन मकानों को उजाड़ देंगे अपना कि भाई नहीं है तो दूसरे धर्म के लोगों ने बनाया इसलिए हम इस मकान में नहीं रहेंगे। मेरा मानना है कि राजनीति को चमकाने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए जब आप इस प्रकार की हरकतें करेंगे तभी तो एक व्यक्ति की हिम्मत हुई कि वो इनकी पार्टी का झंडा लेकर वहां मंदिर में जाकर वहां नारेबाजी करवा रहा है। ये जो तमाम जो चीजें हैं इससे सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य फैलेगा, लोगों के जो झगड़े हैं वो और बढ़ेंगे। और अभी भी आप देख लीजिए जो पहाड़ खाली हो रहे हैं, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए कौन आदमी वहां पर प्लम्बर का काम कर रहा है, कौन पेंटर है, कौन ठेकेदार है, कौन मजदूर है, कौन धोबी है, कौन नाई है, कौन काम करने वाला है। तो जब आपके पास वो काम करने वाले लोग नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार की बातें जितनी भी फैलेंगे ये ज्यादा दिन चलती नहीं है। और सरकार हो या टेम्पल कमेटी हो, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों को इस बात की पहले से ही पुख्ता तैयारी करनी चाहिए थी कि भाई चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, सड़कों की हालत कैसी है, क्योंकि गैस की सप्लाई नहीं है, एलपीजी की बहुत जगह डिस्टर्बेंस है, उसको कैसे व्यवस्थित करना है उस पर फोकस किया जाना चाहिए था। जो सड़कों में अभी भी जगह जगह लैंडस्लाइड है, अभी भी मैं देख रहा हूँ जगह जगह बुलडोजर लगे हुए जो उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस काम में कोताही बरती गई है, और ये कोताही निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी पर भारी पड़ती है, उत्तराखंड के रोजगार पर, यहाँ के स्वरोजगार पर भारी पड़ती है। और सरकार हो, टेम्पल कमेटी हो, उनको गंभीरता से इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, एक आपने अभी बोला पॉलिटिकल एंगल, आपने बोला कि कोई अपना फायदा उठा सकता है और क्षणिक उसको लाभ मिलेगा।
और ऐसी अप्रत्यक्ष तौर पर ये खबरें और ये आरोप लगते रहे हैं कि एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत चारधाम यात्रा में इस तरह के वीडियोस बनाकर या व्यवस्था को खराब बताकर बदनाम करने की कोशिश, सनातन को कटघरे में लाने की कोशिश से सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी हो रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव भी है, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। क्या इस एंगल को भी देखा जा सकता है? मेरा मानना है कि कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल, वो एंगल उत्तराखंड की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रदेश है, उत्तराखंड बचेगा तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बचेंगी। यहाँ पर इस प्रदेश में आज भी वो 9 जिले उस पलायन की मार को झेल रहे हैं। इन लोगों के पास इसको रोकने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। आज जिस 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 परिसीमन बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, उसकी सबसे कठोर मार उत्तराखंड पर पड़ने वाली है। उस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है, उस पर कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा है। आज क्या ये सरकार जो ये इस प्रकार की बातें कर रही है, ये जो रूलिंग पार्टी एक बात कर रही है, क्या ये कह सकती है कि भाई उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में जो है सीटें डिसाइड नहीं होनी चाहिए? आपको वहां भौगोलिक आधार पर ही काम करना पड़ेगा, वरना आप देखिएगा जो अगला परिसीमन जो जिस चीज की कल्पना की जा रही है कि 105 जो है विधानसभा की सीट हो जाएंगी, 25 जो है लोकसभा की सीट हो जाएंगी। जिस दिन ये चीज धरातल पर उतर गई और उसका मानक चूंकि वो जनसंख्या बना रहे, तो उत्तराखंड के पहाड़ के 9 जिलों को पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये प्रदेश पूरी तरह से हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के कब्जे में चला जाएगा। उन 105 में से जो है 70 से ऊपर सीटें तो आपकी इन 3 जिलों में बढ़ जाएगी। उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा है। तो फिर जब पहाड़ का जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आएगा, वहां का जो प्रतिनिधित्व ही घट जाएगा, वहां की आवाज कौन बुलंद करेगा? वहां की समस्या को कौन उठाएगा? फिर कौन बोलेगा कि बद्रीनाथ के पल्ली पार जो है चाइना है, वहां से हमें खतरा है? वो कौन बोलेगा कि भाई गंगोत्री और यमुनोत्री से लगता वहां उधर भी चाइना है, इधर पिथौरागढ़ से लेकर आपके चंपावत तक उधर नेपाल है? कौन कौन इशू रेस करेगा? पहाड़ की आवाज को खत्म कर दिया जाएगा। ये बेहद घातक होने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए तो फायदा हो सकता है कि जिन्होंने जीवन में प्रधान नहीं बनना था वो विधायक बन बैठे, कुछ अभी से उम्मीद में बैठे कि अब बारी आ जाएगी। किसी को लगता है कि मैं तो जो कुछ हुआ मेरी बीवी बन जाएगी, कोई अपनी बेटी को बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, कोई कुछ ना कुछ इंतजाम में लगा कि भाई कहीं महिला आरक्षण से उनकी कुटुंबदारी पल जाएगी। असल सवाल ये है कि ये प्रदेश बड़ा है, ये प्रदेश में हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विषम से विषम परिस्थिति में बॉर्डर एरियाज को नहीं खाली किया है। वो लोग वहां पर रह रहे हैं, वो निःशुल्क प्रहरी है इस प्रदेश के। उन लोगों की चिंता करने की जरूरत है, उनका जो है भरोसा कायम रखने की जरूरत है। अगर आप हर चौराहे पर इस प्रकार से वातावरण फैलाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको राजनीतिक लाभ हो सकता है, आपको चंद वोट मिल सकते हैं, लेकिन वो अगर उत्तराखंड की कॉस्ट पर होगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि एक न एक दिन कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसकी कॉस्ट पे करेगा। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा चारधाम यात्रा फिर से लौटूंगा। आपने मेरे से ज्यादा चारधाम यात्राएं देखी होंगी, बड़े हैं। क्या बदला है? जो बदलाव आया उसे क्या एक्सेप्ट कर पाए हैं, हम उस तरह से उन चीजों को व्यवस्था कर पाए हैं? क्योंकि बीकेटीसी को लेकर तमाम तरह के सवाल पहले से रहते हैं और फिर नए नए नियम। हाल में हमने देखा कि कहा गया कि फोन, ड्रोन, ये वो सब पर बैन लगेगा, लेकिन आज हम जब तस्वीरें देखते हैं तो मंदिर के बाहर तक फोन है, सब चीजें हैं। बीच में कहा गया था, ये पहले और अब की परिस्थितियों में कितना बदलाव और कितना बदला है हमारा चारधाम यात्रा को प्रोसेस करने का तरीका? दरअसल होता क्या है कि आप बोलते कुछ है और होता कुछ और है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उत्तरकाशी के बहुत सारे लोग जो है मुख्यमंत्री को मिलने गए और उनके एंड से कहा गया कि भाई जो यात्रा संख्या सीमित न करने को लेकर उन लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। जो लोग यमुनोत्री कभी यात्रा पर गए हो तो एनजीटी से लेकर और जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो कहती है कि एक दिन में यमुनोत्री मंदिर के दर्शन की जो हाईएस्ट लिमिट है वो 8,000 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि जब रास्ते चलने के लिए नहीं है। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने कहा कि हमने सीमित संख्या हटा दी है। अब जब आपने सीमित संख्या हटा दी, कहीं आपने कहा कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, तो अब वहां पर क्या होगा? पिछली बार वहां मर गए थे लोग, फंस गए थे बीच सड़क में। मतलब सड़क से ऊपर के 2,000 लोग खड़े हैं, 2,000 नीचे खड़े हैं, न जाने का रास्ता न आने का रास्ता, कई घंटा तो बड़ी खराब स्थिति हो गई थी। तो जब आप सिर्फ इस बात को लेकर जो खुश हो जाएंगे, अरे कहेंगे धन्यवाद दे रहे हैं लोग, तो फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इन इतने वर्षों के भीतर आपने
वो जो सड़क है यमुनोत्री जाने वाली थी, बहुत छोटी सड़क है पैदल चलने की, आपने उसको चौड़ा क्यों नहीं बनाया जब आप असीमित संख्या की तरफ जा रहे हैं? यही हाल गंगोत्री का है। गंगोत्री के मंदिर में जाने की भी एक लिमिट है। यही हाल केदारनाथ जी का भी है। आप अगर केदारनाथ में 1 लाख लोग उतार देंगे तो फिर आप सोच रहे क्या हालत हो जाएगी। फिर वहां वही दिक्कतें आएंगी जो जिन चीजों के लिए जाना जाता है। हमारा मानना है कि आप 1, 2, 3 50 नियम बनाइए, लेकिन उन नियमों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आपकी है। और जब आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ तो चंद लोग आएंगे और स्कैन होगा बाकायदा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और ये बहुत स्पष्ट बात है, जब हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई सामान्य से सामान्य, आप अगर अपने बच्चे का जन्मदिन भी कर रहे हैं पंकज भाई, तो आप गिनते हैं ना कि आज मोहल्ले के आपने जो है 15 बच्चे बुला रखे हैं, 15 उनके परिजन बुला रखे हैं, 20-25 अपने दोस्त बुला रखे हैं, और मोहल्ले के गाँव सब मिला के आपने फिगर बनाई कि 100 लोग आएंगे। तो आप 100 लोगों के खाने का इंतजाम करते हो, 100 लोगों के टेंट का इंतजाम करते हो, 100 लोगों की केक खाएंगे उसका भी इंतजाम करते हो, उनके बैठने का इंतजाम करते हो। अब आपने क्या बुला तो दिए 1000 लोग, इंतजाम 100 लोगों का है, तो निश्चित रूप से वो जो पूरा प्रोग्राम है उसके लिए अपयश के भागी आप बन जाते हैं। तो हमारा मानना है कि अगर आप ओपन टू ऑल करते हैं, सीमित संख्या का विषय को खत्म कर देते हैं, सब चीजें कर देते हैं, तो निश्चित रूप से इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो और महत्वपूर्ण बात है, एक चीज और है कि जब आप ऋषिकेश से जो इसका मुख्य वो सेंटर वहां से शुरू करते हैं आता, तो श्रीनगर तक जब पहुंचते हैं लोग, उसके बीच में बहुत सारे होटल्स में लोगों की बुकिंग है, लेकिन चूंकि अब नीचे डिले हो जाते हैं कई बार आप जब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में किसी ने होटल बुक कर रखा है, आप कहते हैं कि साहब यहाँ रुकने का कोई इंतजाम नहीं, आगे जाए तो उस होटल वाला भी नुकसान में है। ये सारी व्यवस्थाओं को बहुत जिम्मेदारी के साथ देखने की जरूरत है, और ये सारा का सारा काम सरकार का है। जो सरकार इसके लिए खुद यश की भागी है, तो निश्चित रूप से जो भी अपयश हो रहा है उसके लिए उन्हीं को भागी होना होगा। चलिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में जो शायद जनता जानना चाहती है कि क्या आखिर क्यों बदल रहा है, क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया भाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो स्थिति क्यों बदल रही है, चारधाम यात्रा की परिभाषा और उसे यात्रा करने का तरीका, सब कुछ बदला और बवाल की तस्वीरें हर रोज हैं। उसका आकलन करने का वक्त आ चुका है दोस्तों। और यह आकलन किसे करना है? यह आकलन पीकेटीसी करे, यह आकलन प्रशासन करे, यह आकलन सरकारें करें कि भाई किस तरीके से हम अपने यात्रियों को सुखद अनुभव दें और वो वापस जाए, तो बेहतर बताएं स्थिति को। आप कार्रवाई कर सकते हैं, कोई वीडियो बनाए, कोई कुछ करे, लेकिन उससे मेरे को लगता नहीं कि स्थायी समाधान मिल सकता है, क्योंकि गजेंद्र भाई ने भी कुछ इसी ओर इशारा किया। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। शेयर भी कीजिएगा इस चर्चा को, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कोई कश्मीरी मुसलमान मजदूर वहां काम कर रहा है और उसको रोका जा रहा है, उसको जो है बड़ा जलील किया गया है कि भाई तुम्हारा तो यहाँ पर प्रवेश बंद है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने उस मजदूर के साथ इस प्रकार से धार्मिक आधार पर और इतनी संकीर्णता के साथ उसका अपमान किया। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर जा रहा है और वो जो है रूलिंग पार्टी का झंडा लेकर जा रहा है, वो स्थानीय दुकानदार उसको मां बहन की गाली दे रहा है, उसको वहां धमकाया जा रहा है, वहां पुलिस से उसको पिटवाया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको टोकन दिए जाएंगे, अब बाकायदा 1 बाय 1 आप जो है आराम से दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ को लेकर बात थी, वो ध्वस्त होता तब दिखाई दिया जब हमने देखा कि जो रेलिंग लगाई गई उसको तोड़कर लोग ऊपर जा रहे हैं, उसके ऊपर चढ़कर जा रहे हैं कि ऊपर दूसरा तीसरा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो जा रहे हैं और उनका 1 मिनट के अंदर दर्शन करवाए जा रहे हैं। फिर वो वीआईपी परंपरा जिसके लिए मना किया गया था भैया कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, तो जिस अंदाज में वहां से ये सब अव्यवस्था फैल रही है, और जो यात्रा में जो लोग आने वाले हैं वो छुट्टी का आनंद लेने ज्यादा आ रहे हैं, वो तीर्थ यात्री की बजाय पर्यटक के रूप में हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सबके हाथ में फोन है, सब रील बना रहे हैं, वीडियो शूट किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका आस्था में और भगवान में कहीं कोई विश्वास नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए या इन सब चीजों के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये इस प्रदेश के लिए बेहद खराब है।